हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 7 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर सेकंड स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सरकार कैसे लोगों के लिए वेलफेयर का काम करे, जिसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ आती हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी हेल्थ भी इसका पार्ट है। लोगों की उम्मीदें सरकार के साथ जुड़ी होती हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएँ मिले। लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य क्या है इसे देखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, यानी हमें बीमारियों और चोट से मुक्त रहना। लेकिन बीमारी के अलावा हमारे लिए और भी कई चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा भरपेट भोजन और एक स्वस्थ जीवन। यानी ये सारी चीज़ें जब हमारे पास मौजूद होंगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के लिए सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। उसके बाद आता है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। इसके दो पहलू देखेंगे हम, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो पहला सकारात्मक है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, यानी हमारे देश में हर साल 15,000 नए डॉक्टर रेडी होते हैं। इसके अलावा पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। भारत में विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, यानी दूसरे देशों से भी इलाज करवाने लोग हमारे देश में आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। अगर हम नकारात्मक पहलू को देखें तो भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, यानी ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो सिटीज़ में ही पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें काफ़ी दूर चल के आना पड़ता है डॉक्टर्स के लिए, अच्छे डॉक्टर्स के लिए। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो भारत में टीबी और मलेरिया दोनों के ही केसेस काफ़ी पाए जाते हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्पपोषण के शिकार रहते हैं, यानी बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे अल्पपोषण के शिकार रह जाते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को देखने के बाद भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पतालें हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है, यानी हमारे यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हज़ारों गाँवों में फैली हुई है। लेकिन अगर हम नकारात्मक देखें तो दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ख़राब है, क्योंकि हम स्वच्छ जल, इसके अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हर चीज़ होने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। जैसे एक स्टोरी दी है बुक में कि हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए
और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। 1992 में जब वो ट्रेन से गिर गए थे हाकिम शेख, तो उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। तब उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। सरकारी अस्पतालों में घूमने के बाद भी किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया। उसके बाद लास्ट में अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षा रवैये से नाराज़ और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKSMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने अपना कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने फैसला दिया कि अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे, क्योंकि सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। तो अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है और ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन्हें इलाज दे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए अदालत ने उन्हें फैसला सुनाया कि जो गवर्नमेंट है उन्हें सारे इलाज के पैसे हाकिम शेख को देने चाहिए। उसके बाद आता है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पब्लिक हेल्थ सर्विस, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरी है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी प्राइवेट हेल्थ सर्विस। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली ये सुविधा शहरों में भी उपलब्ध होती है और गाँवों में भी। गाँव में ये बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे भी होती हैं। जैसे ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। उसके बाद इन्हें सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी छोटी मोटी बीमारियों के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर होते हैं उनकी निगरानी में काम करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। यानी गाँव में तो केंद्र होते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ का जो जिला होता है वहाँ पर भी एक जिला अस्पताल होता है जो इन सब की देखरेख करता है। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पे कई तरह के सरकारी हॉस्पिटल मौजूद होते हैं। इनको कई कारणों से सरकारी कहा जाता है, सार्वजनिक कहा जाता है, यानी सभी का। उसका पहला कारण है सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। यानी जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए गए हैं तो वो सभी लोगों की सुरक्षा के लिए, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये सरकार की वचनबद्धता है। इसके अलावा इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। जो जनता होती है वो अपनी वेतन का एक अमाउंट गवर्नमेंट को देती है कि वो जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो स्वास्थ्य सेवा भी उसका ही एक पार्ट है, इसीलिए यह सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क और बहुत कम कीमत पर देना है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं वो निःशुल्क, यानी इसमें कोई पैसा नहीं लगता या फिर बहुत कम पैसा देना पड़ता है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है।
इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। यानी इसमें लोगों की भी सहायता ली जाती है। दोनों लोग यानी गवर्नमेंट और जो लोग होंगे दोनों मिलकर यह काम करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, नहीं तो असफल हो जाएंगे। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार का सबसे पहला काम यही है कि वो सभी को स्वास्थ्य सेवाएं दे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी ही चाहिए। ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उससे उनकी जान भी जा सकती है। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। ठीक है, अब हम आते हैं निजी पे। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई गई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, यानी बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना क्लिनिक चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे हैं अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं जो प्रशिक्षण करती हैं व विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद लेते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर। और शहरों में बहुत सी ऐसी प्रयोगशालाएं होती हैं जहां से हम बहुत सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व यानी नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि जो सरकारी होती हैं, जो सार्वजनिक होती हैं, उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। बल्कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन खर्च करना पड़ता है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ होती हैं वो निःशुल्क या बहुत कम दाम की होती हैं, लेकिन जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अस्पताल चलाने का काम करती हैं। इसके अलावा वो दवाइयाँ बनाने और बेचने का भी काम करती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को ज़्यादातर निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। यानी अगर हम स्वास्थ्य सेवा और समानता की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बढ़ रहे हैं, बट लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये ज़्यादातर शहरों में ही होते हैं, तो इसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि क्योंकि निजी हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वही बढ़ रहे हैं, तो लोगों को वहीं इलाज कराने जाना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत से लोगों को बहुत बड़े अमाउंट में ऋण लेना पड़ता है, यानी उधार लेना पड़ता है। इसके अलावा कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके उपयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि की सलाह देते हैं। जैसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो कि कभी कभी ऐसी चीज़ें करती हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देना या इंजेक्शन देना, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। जनसंख्या का जो 20% है, सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो दवाइयों को खरीदने में कैपेबल हैं। वह लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, यानी जो मिडिल क्लास है, वो भी दवा संबंधित खर्चे को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि एक तो दवाइयाँ इतनी सारी होती हैं, ऊपर से इतनी महंगी होती हैं कि लोग उन्हें नहीं खरीद पाते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। यह परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। यानी जो गरीब लोग होते हैं, एक तो वो पहले ही पोषण का शिकार होते हैं, वो पहले ही पूरी तरह से पोषण वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर दवाइयों का खर्चा अलग से ला दिया जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम होने की वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है।
उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। पहले तो उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसके बाद ऐसी स्थिति होने से, बीमार पड़ने से उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। जैसे कि कई जगह पर महिलाओं को भी हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता है। जैसे कि अगर हम आदिवासी जगहों की बात करें तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह उतने अवेलेबल नहीं हैं। तो ये भी कुछ कारण हैं इलाज में बाधक होने के। क्या किया जा सकता है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी लोगों को, स्पेशली गरीबों को और सुविधाहीनों को गुणात्मक यानी एक अच्छे गुण वाला स्वास्थ्य सेवाएं दे। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। यानी दोनों ही स्थिति को सुधारना आवश्यक है, लोगों का जीवन भी और स्वास्थ्य सेवाएं भी। एक केरल का उदाहरण दिया है बुक में कि 1996 में केरल की अगर हम बात करें तो अगर आप मैप में देखेंगे तो नीचे, सबसे नीचे आपको केरल दिखेगा। तो केरल 1996 में केरल सरकार ने राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायत से अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। यानी 1996 में केरल सरकार ने राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया और पंचायतों ने फिर अपने अनुसार उसे खर्च किया, जिससे उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों में खर्च किया। जैसे पीने का स्वच्छ पानी दिया, आहार दिया यानी पोषण वाला खाना, औरतों के विकास में और शिक्षा में उन्होंने ध्यान दिया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। तो बहुत हद तक केरल की स्थिति को सही किया गया इस एक सुझाव से, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं बनी रहीं। इसके अलावा अगर हम एक और देश की बात करें, कोस्टारिका का तरीका, तो कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है, यानी उनके संविधान में ही देखने को मिलता है। उन्होंने डिसाइड किया था कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेंगे। इसमें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने देश में सेना नहीं रखेंगे, जिससे सेना पे जो खर्च होता है वो बच जाएगा और इस बचे हुए धन से वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी की जो ज़रूरतें होती हैं उन पे खर्च करेंगे। क्योंकि किसी देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का हर नागरिक स्वस्थ हो। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका सरकार अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है। इसीलिए माना जाता है कि वो सबसे स्वस्थ स्थान माना जाता है। कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, तो उनका ये आइडिया भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। थैंक यू सो मच।